आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। और देखिए, वेक्टर आप लोग पहले भी देखे होंगे फिजिक्स के टॉपिक में, वहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है। और थोड़ा बहुत सभी को नॉलेज होगा कि वेक्टर क्या है। जैसे आप लोग पढ़े वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, और एक्सीलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। वही अगर आप स्पीड देख रहे हैं या डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हमारे स्केलर क्वांटिटी है। तो डिफरेंस क्या है इन सब चीजों में, वेक्टर एंड स्केलर। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे समझते हैं वेक्टर क्या है। ऑल दोज क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन होना चाहिए उस क्वांटिटी का, एंड मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और स्केलर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग डिस्कस किया करते हैं, डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मास बोल रहे हैं, मास स्केलर क्वांटिटी है। वही आप अगर वेट करते हैं किसी का, तो वेट क्या है, टाइप ऑफ फोर्स है। वो हर डायरेक्शन में नहीं लगता है। जैसे अगर ग्रेविटी है तो हमें टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ वो पुल कर रही है। ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल पुल हमें कहीं भी पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, वैसा नहीं है। तो उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। अगर आप वेट मशीन ऊपर रखिएगा तो वो आपको जीरो ही वेट शो करेगा। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास मास नहीं है। तो मास है, लेकिन हमें अपने नीचे मीन्स हमारे बीच में वो जहाँ पोजिशन होना चाहिए वहीं पे वेट हमें नीचे से टुवर्ड्स द अर्थ ही हमें वेट पता चलेगा। तो इसलिए वेट मशीन हम लोग वहां रखते हैं। तो ये चीज है, डायरेक्शन मैटर करता है। ओके, जैसे यहाँ पे हो गया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट हम लोगों ने देखा, फोर्स है, और यहाँ पे मास है, स्पीड है, डिस्टेंस है। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। देखिए, तो अब जो मैथ्स में हमें देखना है वेक्टर में क्या है, कि सबसे पहले डिफाइन करते हैं एक्सिस वाइज। क्योंकि अगर डायरेक्शन है तो ऑब्वियसली इसमें थ्री डायमेंशनल एक्सिस या टू डायमेंशनल डिपेंड करता है क्या आप यूज कर रहे हैं। सिर्फ दो ही वेक्टर यूज कर रहे हैं तो दो डायरेक्शन आई और जे, तो टू डायमेंशन होगा, आई जे के थ्री डायमेंशन। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, तो वन यूनिट को हम लोग आई बोलेंगे। इसमें एक्स डायरेक्शन में वन यूनिट जाना, वन यूनिट वाई डायरेक्शन में जाना हम लोग जे कहते हैं, और वन यूनिट जेड के डायरेक्शन में हम लोग के कहते हैं। ठीक है, सभी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन होगा। हम लोग डिफाइन भी करेंगे क्या होते हैं यूनिट वेक्टर। तो वहां पे ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर है स्पेसिफिक डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस है। तो ये हो गया किसी भी वेक्टर को। मान लीजिए कोई भी वेक्टर है हमारा, ए वेक्टर है। तो ए को हम लोग शो कर सकते हैं, अगर उसका मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में ए का है तो ए आई, वाई में बी का है तो बी, एंड के जेड के डायरेक्शन में सी यूनिट है मैग्नीट्यूड तो सी के। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि अगर वेक्टर को लिखना कैसे है। मान लीजिए कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और एक वेक्टर है जो ए टू बी ज्वाइन कर रहा है, और डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है, टुवर्ड्स बी है। तो ये कहलाएगा हेड, और ये कहलाएगा टेल पार्ट। ठीक है, तो हमें लिखना है, देखिए ऐसे एक साइन कन्वेंशन बना के रखिए, ए बी ये डायरेक्शन होगा। कई जगह आप ऐसे भी देखते हैं ए बी, कई जगह तो लोग ए बी ही लिख के छोड़ देते हैं। और ठीक है, जब आप रफ वर्क कर रहे हो तो आप जैसे भी करिए, लेकिन अगर आपको अच्छे से लिखना है तो ये इस तरह से लिखना है हमें, ए बी और ऊपर एक एरो दीजिए टुवर्ड्स बी। ठीक है, टुवर्ड्स बी मीन्स टेल टू हेड आप जा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमें लिखने का तरीका। रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप इसी को बी ए लिख देते हैं तो वो ए बी के इक्वल नहीं है, वो नेगेटिव ऑफ इसके इक्वल है। और क्योंकि बी ए बी क्या है, इसी से पैरेलल है लेकिन एंटी पैरेलल है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है माइनस साइन से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसी में आ रहा है वो है मैग्नीट्यूड। देखिए, अधिकतर चीज आप लोग फेमिलियर होंगे इन सभी टर्मिनोलॉजी से, और क्योंकि फिजिक्स में कई जगह आप लोग यूज कर रखे हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर मान लीजिए कि जो हम लोग ए अभी वेक्टर लिखे थे, ए आई प्लस बी जे
प्लस सी के, तो इसे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऐसे शो करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है। मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, वेक्टर ए यहाँ पे है, तो इसे ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आप इस डायरेक्शन में जाइएगा, मान लीजिए एक्स है, फिर आप जेड डायरेक्शन में जाइएगा, तो एक्स में कितना मैग्नीट्यूड जा रहा है ए, जेड के डायरेक्शन में सी, तो यहाँ जो आपका डायगोनल मिलेगा फ्लोर पे वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और हम लोग को क्या है, हाइट क्या है, बी है, वाई डायरेक्शन में। तो अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा, और हाइट है बी स्क्वायर, तो हमें ये मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेक्टर। और अब देखिए, एक बार वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया, वेक्टर का डायरेक्शन है, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, और ये स्केलर प्लस वेक्टर है। मैग्नीट्यूड के बाद हमें देखना है पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर क्या है, देखिए पोजीशन वेक्टर जब भी हम लोग ऑरिजिन से कोई भी चीज देखना है, कोई भी पॉइंट है उसे ज्वाइन करिए। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है 3,1,3, तो ये जो होगा ये ओरिजिन है, ये 0,0,0 है। सेम जो हम लोग थ्री डायमेंशनल चीजें यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग 3D वेक्टर के लिए सेम यूज करेंगे। तो x में क्या है, 3i का मैग्नीट्यूड है, और ये क्या हो जाएगा j, और फिर 3k, x y z, x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, और a है तो o a क्या होगा, ये हमारा पोजीशन वेक्टर बताता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ए कोई भी एक वेक्टर है, पॉइंट है, उसे जब आप ओ से जोड़िएगा तो जो हमें वेक्टर मिलेगा ओ ए, वो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कहलाएगा। इस केस में 3 प्लस जे प्लस 3 के होगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ये है। अब वेक्टर शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमेशा ओरिजिन से ही हम लोग काउंट करते हैं उसे। उसका जो इनिशियल पार्ट है, टेल पार्ट, वो ओरिजिन पे है, हेड पार्ट जिस पोजीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस कोऑर्डिनेट वैल्यू की, वहां पे वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। देखिए, जब हम लोग डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं, तो जो ए वेक्टर अभी हम लोगों ने देखा, जैसे कि ये है 3, तो ये 3 यूनिट ट्रेवल करना पड़ा होगा उसे एक्स में, फिर 1 यूनिट अप जाना होगा, और फिर 3 यूनिट इस डायरेक्शन में जाना होगा, जेड के डायरेक्शन में, तब हमें मिला है 3, 1, 3 कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से वेक्टर वो डिनोट हो रहा है। तो ये जो भी वेक्टर है, ये 3 फिर 1 फिर यहाँ पे ए पे आए, तो हर एक जगह, हर एक एक्सिस में ये इतनी यूनिट से बढ़ा है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या कहलाता है, 3, 1, 3 ही कहलाएगा इसका। मीन्स अगर ए है वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए, डी फॉर डायरेक्शन, आपको रेशियो ऑफ ए इज ए कॉमा बी कॉमा सी। मीन्स एक्स में एक ए के इतना मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, बी, हाँ वाई एक्सिस में बी के बराबर मैग्नीट्यूड है, और जेड डायरेक्शन में वो सी के बराबर मैग्नीट्यूड वैल्यू ले रहा है। तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो कहलाया। अब जब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, तो उससे पहले हमें समझना है यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर हमारा होता है, जो भी वेक्टर है ए, अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, कैसे भी वेक्टर हो, अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो अब जो टोटल वेक्टर आएगा, मान लीजिए कि ये हमारा ए है, इससे डिनोट कर रहे हैं एक कैप से, ए कैप, और मान लीजिए ए कैप का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो नीचे तो स्केलर क्वांटिटी है, वो तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है सॉल्व किया हुआ, तो ऊपर क्या आ जाएगा, हमें सभी जगह डायरेक्शन निकलेगा, ऊपर मैग्नीट्यूड सॉल्व करेंगे, और नीचे ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है ही, तो ये 1 आ गया। यूनिट वेक्टर का मतलब है जिसका डायरेक्शन तो सेम है ए के अबाउट, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन भी वही होता है,
जो भी ए है वेक्टर उसके मॉड से डिवाइड कर दीजिए। अब जो हमें मिलेगा वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा हो गया डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि अब जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है एग्जैक्ट, हाँ इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। और देखिए अगर हम लोग ग्राफिकली अगर इसका सिग्निफिकेंट समझना है तो ये डायरेक्शन तो यही है, इस जगह पर अगर आप देखिए तो डायरेक्शन यही है, हो सके इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट हो तो हम लोग 1/3 ही इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। हाँ 3 स्क्वायर कितना आ गया देखिए, 9 + 9 18 + 19 स्क्वायर रूट ऑफ 19 है इसका मैग्नीट्यूड, और हम लोग को क्या करना है 1 यूनिट चाहिए, तो इसे डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 19 से, तो वो कुछ इस जगह पे रहेगा, इससे कम ही रहेगा लेकिन यहाँ रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, बस यही है। सेम डायरेक्शन रहना चाहिए लेकिन जो लेंथ होगा वो 1 यूनिट होगा। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। उसी का कॉस लीजिए, जैसे एक्स एक्सिस से जितना भी वो बना रहा है कॉस थीटा, जो भी थीटा बना रहा है इससे फाई बना रहा है, इससे मीन्स अल्फा बीटा गामा ही ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा बना रहा है तो इसी ओ ए का कॉस अल्फा लीजिएगा तो वो हमें 3/√19 देगा। फिर कॉस बीटा लीजिएगा ओ ए कॉस बीटा तो वो 1/√19, और कॉस गामा लीजिएगा तो वो 3/cos19 देगा। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं टाइप्स। तो एक टाइप तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा वो था यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है जिसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, नेक्स्ट है नल वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर। सिंपल जीरो, जीरो आई, जीरो जे और जीरो के, ऐसे हम लोग ऐसे भी जीरो सिंपल शो कर सकते हैं जो ओरिजिन पे है। ठीक है, इसके बाद है को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर। जैसे हम लोग कोई भी पोजीशन वेक्टर की बात करें सभी का इनिशियल क्या है ओरिजिन है, लेकिन हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये क्या है को इनिशियल वेक्टर है, ए बी और ए सी का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी हो सके डिफरेंट हो, लेकिन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है टेल पार्ट शेयर्ड रहेगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, टेल पॉइंट इज सेम। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। देखिए वेक्टर में आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो कोई भी वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है जो कि पैरेलल ही है इससे, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, तो वो क्या कहलाएगा इक्वल वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, क्या इनिशियल पॉइंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इनिशियल पॉइंट दोनों का टेल अलग अलग हो सकता है, ये ए बी है ये सी डी हो, मॉड ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ सी डी, और डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, डायरेक्शन रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो सीधा डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी, तभी वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर, ये भी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था। नेगेटिव वेक्टर का क्या मतलब, ये एंटी पैरेलल वेक्टर, अगर ये ए बी है और ये जस्ट उसका अपोजिट है सी डी तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, मीन्स ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ, ये तो हो जाएगा डी सी, डी सी डायरेक्शन में जा रहा है, डी टू सी जा रहा है तो उसका अगर माइनस लेंगे तो ये पलट जाएगा, सी डी हो जाएगा, सी डी का मतलब एक डिटेल पार्ट हो गया, हेड पार्ट हो गया, अभी डिटेल पार्ट है, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो गया। और लास्ट है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, इससे हम लोग बहुत सारे पैरेलल वेक्टर ले सकते हैं, चाहे इसी लाइन पे ही लीजिए क्योंकि शिफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। सभी का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मस्ट बी सेम, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मस्ट बी सेम। मैग्नीट्यूड कैन बी एनीथिंग, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अपोजिट हो तो भी चलेगा, लेकिन डायरेक्शन सभी के सभी सेम होने चाहिए, तो वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। ओके, वेक्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में हमें क्या देखना है, देखिए दो वेक्टर को मान लीजिए ऐड करना है, वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, इसे ऐड कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर,
और ये किसके बराबर होगा, a प्लस बी, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। और उसी में अगर हम लोग देख रहे हैं a अगर इस तरह से लिखा हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो इसे आप b के वेक्टर b1 भी इसी तरह अगर हम लोग लिख रहे हैं 3 कंपोनेंट के साथ i j k, इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो सी वेक्टर का रिजल्टेंट वो क्या होगा, देखिए i का i के साथ ऐड होगा, j का j के साथ और k का k के साथ, और सेम तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम लोग दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये मान लीजिए वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, देन वेक्टर c इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a प्लस b। ये a प्लस b बता रहा है वेक्टर, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से चलना शुरू किए, मान लीजिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू किए, हम लोगों ने ए के डायरेक्शन में चला, फिर हमने अपना डायरेक्शन बदला और हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँचे। तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, ये वाला पार्ट। और यही हमारा बता रहा है जितने भी वेक्टर आप ऐड करिए, आप एक से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए, लेट आर इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो यही होगा, आप यहाँ से चलना, जैसे भी चलना शुरू किया, आप अगर वापस से ए के पास आ जाते हैं अपने इनिशियल पोजीशन पे, तो सारे वेक्टर को ऐड करिए वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर एडिशन, ओके। अब इसी में एक, ये तो ट्रायंगल लॉ है, अगर इसी में आपको जानना है कि पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ बिल्कुल यही चीज है, बस नाम एक है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक वेक्टर ए दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, आप इन दोनों वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए दोनों का को इनिशियल वेक्टर है, या कहीं भी है कोई वेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ भी हो कहीं भी हो, आपको क्या करना है, क्या है, आपको पैरेलली शिफ्ट करना है, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी आएगा, तो ये हो जाएगा, आप रिजल्टेंट वापस से ट्रायंगल लॉ की तरह अप्लाई कर सकते हो, और यही सी वेक्टर है जो ए प्लस बी है। कोई इनिशियल पॉइंट से आपको नहीं पता चलेगा कि क्या उसका रिजल्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टेल एंड टेल अटैच्ड है ना, हमें इनिशियल और फाइनल तो समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, तो आपको वैसे ही अटैच करना है कि वो टेल, हेड टेल, फिर इसका हेड, ए का हेड बी का टेल बने, या फिर बी का टेल आप ऐसे भी शिफ्ट कर सकते थे, ए को ही शिफ्ट कर देते हैं, तो ए का टेल बी के हेड से अटैच होता है। लेकिन देखिए सी तो हमेशा वही मिलेगा, अगर आप पैरेललोग्राम में भी ड्रॉ करें तो सी तो हमेशा वही मिल रहा है। तो वेक्टर शिफ्ट हो सकता है और वही शिफ्ट को आप यूज करिए और एक सीक्वेंस में लाइए सभी वेक्टर्स को और फिर ऐड करिए, तो आप फाइनल वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर बता सकते हैं। ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन क्या है। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वेक्टर को, तो a माइनस बी क्या सिग्निफिकेंट बता रहा है। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखिए कि सब्ट्रैक्शन इज ए काइंड ऑफ एडिशन, ओके, ये एक तरह का एडिशन ही है। आप हमेशा सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं ये कम्यूट नहीं करता है, नहीं, आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ये कम्यूट करेगा, आप इसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस ए, ठीक है। अगर हम लोग ये लिख रहे हैं बी ही वेक्टर नेगेटिव है, तो नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाना। अगर ये बी है तो हमारा ये नेगेटिव बी हो जाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हमें रिजल्टेंट चाहिए, ये तो अभी कोई नहीं चला, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा बी माइनस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है, और इस केस में हमें मिलेगा ये ए माइनस सी, ए माइनस बी, और यही वेक्टर जो इस साइड था ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, बस एकदम सिंपल डिफरेंस है।
आपको बस डायरेक्शन अपोजिट करना है और वो आंसर दे दिया। या मान के चलिए ये सेम चीज दे रहा है, देखिए इस साइड जो आपको मिल रहा है डायगोनल वो a माइनस बी का डायगोनल है। और इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर एक ट्रायंगल है तो आप जहां से स्टार्ट किया आप वहीं एंड पे पहुंच जाइएगा। तो ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, देन ए प्लस बी प्लस सी मस्ट बी जीरो। इसका भी ध्यान रखना है कि अगर आप पूरा एक रो कंप्लीट राउंड करके सेम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह है तो टोटल वेक्टर आप ऐड कर दीजिए उस पाथ का, वो जीरो ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो यहाँ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि बी क्या है, सी क्या है। ठीक है, सी ए प्लस बी के अपोजिट डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। पहले जो सी ले रहे थे वो इस डायरेक्शन का सी था, रिजल्टेंट वेक्टर, और उस केस में हम लोग ए प्लस बी लिख रहे थे। अभी हम लोगों ने सी को नेगेटिव कर दिया है तो अब से वो जीरो होगा। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में हम लोग अभी तक काफी कई बार हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया है। देखिए ए है, अगर ये A1 I है, A2 J है और A3 K है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है अगर हम लोग 3D प्लेन पे देखें, ये क्या कर रहा है, ये x डायरेक्शन है और A1 इस डायरेक्शन में x के, यही कंपोनेंट भी है, कंपोनेंट ऑफ A इन x डायरेक्शन, x एक्सिस। तो x एक्सिस में क्या कंपोनेंट होगा, A1, वही y एक्सिस में क्या होगा, A2, और z एक्सिस में, g एक्सिस या z एक्सिस, A3। तो ये तीनों एक्सिस में आपका कंपोनेंट है और इन्हीं तीनों को ऐड करते हैं तो ये कंपोनेंट वे में ही लिखा हुआ है ये पूरा वेक्टर। और इसमें कुछ नहीं आपको करना है, सिंपली आप उसे लिखते जाइए A1 A2 A3, तो ये इसके कंपोनेंट्स भी हैं। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर क्वांटिटी अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे कि टू ट्वाइस ऑफ ए, हम जैसे कि ए ही वेक्टर है हमारा यही और ट्वाइस ऑफ ए लिखना है इसी वेक्टर को। ठीक है, इस वेक्टर को हम लोग लिखना चाह रहे हैं तो ट्वाइस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2A1I प्लस 2A2J प्लस 2A3 के, सभी से 2 मल्टीप्लाई कर देना है। कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप 2A प्लस बी कर रहे हैं या A माइनस बी तो अलग अलग आप 2 को लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया एक तरह से मल्टीप्लिकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम लोगों ने देख रखा है, यूनिट वेक्टर भी उस डायरेक्शन पे देख रखे हैं। किसी वेक्टर का अगर यूनिट बताना है, यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन पे, तो हमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे हम लोग देखते थे 2 पॉइंट्स, तो उसी को वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट। देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट तो ये हो गया, और ये रिजेंबल करेगा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स से। तो मान लीजिए कि 2 पोजीशन वेक्टर दिए गए, तो फिलहाल तो पोजीशन वेक्टर यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम लोग ये P1 ले लेते हैं और इसे P2 ले लेते हैं, P2 हम लोग x2 y2 और z2 ले लेते हैं और P1 x1 y1 z1, इसे एक वेक्टर जोड़ रहे हैं। हमें इसका डायरेक्शन चाहिए P1 P2 का, ध्यान रखना है P2 P1 और P1 P2 में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ये नहीं है कि P2 P1 भी वही लिख दिया और P1 P2 भी वही लिख दिया, गलत हो जाएगा। तो P1 P2 का मतलब है P2 हेड रहेगा, P1 टेल रहेगा। और अगर इस तरह से आप लिख रहे हैं तो x2 माइनस x1 हेड माइनस टेल करिएगा हमेशा, फिर y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। और मैं ये इसे आपको दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ। मान लीजिए कि ओरिजिन है यहाँ,
अभी उस 3D प्लेन को भूल जाइए और यहाँ पे P1 है पोजीशन वेक्टर वाइज और यहाँ P2 है, हमें ये वेक्टर चाहिए, ठीक है। कुछ देर पहले पैरेललोग्राम लॉ में देखे थे, ये क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो OP1 और P1 P2 अगर हम लोग ऐड करेंगे, देखिए O से P1 गए और P1 से P2 गए तो हमें क्या मिलेगा, OP2 मिलना चाहिए। देन P1 P2 मस्ट बी OP2 माइनस OP1 और O क्या है, 0 है, तो ये पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर के अनुसार से OP2 क्या हो जाएगा, X2I प्लस Y2J प्लस Z2K और इसमें हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करना है, X1I प्लस Y1J प्लस Z1K। अब जो हमें मिला ये यही चीज है, P1 P2 आपको डायरेक्ट करना है, आपको इतना नहीं शो करना है कि OP1 है फिर P1 P2 है फिर इक्वल टू OP2 है और फिर उसे रीअरेंज करिएगा और सॉल्व करिएगा, नहीं। दो पोजीशन पॉइंट दिए हुए, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं या दो पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है हेड माइनस टेल, ठीक है, और यही आपका आंसर है, हेड माइनस टेल। हमेशा ध्यान रखना है हेड माइनस टेल। और हेड क्या है, देखिए हेड यहाँ लिखा हुआ है ना, इस जगह पे हेड है, तो आपको यही यूज करना है, ये हेड पार्ट है, तो जो बच गया वो क्या है, टेल पार्ट है, तो हेड माइनस टेल P2 माइनस P1, यही है। तो इसका ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स करेंगे। देखिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आप वेल ऑब्वियस है, आप जानते भी हैं कि क्यों होगा। अब एक जैसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग अगर डिस्कस करें तो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, तो उसमें a प्लस बी अगर हम लोग ऐड करें तो एडिशन क्या है, कम्यूट करता है, आप b प्लस ए भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि a माइनस बी ये कम्यूट तो नहीं करेगा, b माइनस आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसे इस तरह से लिखें, मैंने क्या बोला था कि सब्ट्रैक्शन नेगेटिव भी क्या है, जब माइनस कोई चीज कर रहे हैं वो भी एक एडिशन का ही पार्ट है, ओके, इसे ट्रीट करिए एडिशन की तरह और ये कम्यूट करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन कम्यूट तो नहीं करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन की तरह ट्रीट कभी ना करें, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। आप उसको एडिशन की तरह ट्रीट करें, नंबर नेगेटिव है या डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर के केस में बी का जो डायरेक्शन होगा माइनस बी का वही अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ, आप तीन वेक्टर एसोसिएट करें मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल डैश लिखते हैं, डैश मीन्स एरो ही है, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। तो जिसके साथ एसोसिएट करें, आप ए प्लस सी भी कर सकते हैं प्लस बी, तो जैसे भी एसोसिएट करिए आपको रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर वो हमेशा सेम मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा वो एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है वेक्टर ए है, इसमें अगर आप जीरो वेक्टर ऐड करिएगा तो आपको ए ही वेक्टर मिलेगा, क्योंकि सारे तो जीरो ही है, उसमें मिले जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, तो जीरो के साथ जब आई ऐड करेगा तो वो वही रह जाएगा क्वांटिटी ए वन प्लस जीरो ए वन, ए टू प्लस जीरो ए टू, ए थ्री प्लस जीरो ए थ्री, तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला एडिटिव आइडेंटिटी में। तो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और वो क्या होगा, ए प्लस माइनस ऑफ ए, ये जीरो होगा, ए माइनस से मत लिखिए, ए प्लस माइनस ए इसका नेगेटिव जो होगा अपोजिट डायरेक्शन, ये मान लीजिए ए है, तो इसी के अपोजिट में सेम मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन माइनस ए हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर, तो ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। मान लीजिए दो वेक्टर कोलिनियर है, ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड जो भी हो। तो हमें से एक चीज का ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ये है, और बी वेक्टर है बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के।
अगर ये हमारा दो वेक्टर है तो इस दो वेक्टर को देखिए, अगर कोलिनियर होगा तो डायरेक्शन रेशियो सेम, डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा, डायरेक्शन रेशियो सेम जरूरी नहीं है। कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन रेशियो वाइज सारे कंपोनेंट सेम होंगे। और ऐसा नहीं कि रैंडमली जे का जे कंपोनेंट के साथ आपको के का के और आई का आई के साथ कंपेयर करना है। A2 बाई A3, यस A3 बाई B3, तो ये हमारा हो गया। तो रेशियो वाइज सारे कंपोनेंट सेम होंगे अगर दोनों के दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, कोलिनियर वेक्टर। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये वेल अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग ने डायरेक्शन कोसाइन भी कैलकुलेट करना सीखे हैं, डायरेक्शन रेशियो उसी के अनुसार से है। तो अगर डायरेक्शन कोसाइन दोनों का निकाले तो दोनों सेम ही आएंगे। तो ये हो गया कोलिनियरिटी। उसी तरह एडिटिव इनवर्स हम लोग ने देखा है, आइडेंटिटी, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ। तो इन सब प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, इसी के थ्रू हम लोग आगे देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस निकालना है। देखिए, तो अभी जस्ट हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टीज देखते हैं। डिस्टेंस जब हम लोगों ने इस वेक्टर को लिखा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और मैंने कहा था कि वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो अगर हम लोग P1 P2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या बताएगा, इसका लेंथ बताएगा। P1 P2 का लेंथ बताएगा, और वो क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, आई कंपोनेंट को स्क्वायर करिए, फिर y कंपोनेंट को स्क्वायर करिए, और z कंपोनेंट को स्क्वायर करिए। ये हमें मिल गया लेंथ ऑफ वेक्टर, मींस लेंथ ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दोनों सेम है। और यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कैसे वो ऐड हो रहे हैं, और यही आप पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेक्शन फॉर्मूला। और 2D प्लेन पे देखें तो सेक्शन फॉर्मूला एक लाइन सेगमेंट है, P1 P2, और एक पॉइंट है P कहीं भी m/n में से डिवाइड करता है। तो अगर हमें वेक्टर में बनाना है तो एक हमें ऑरिजिन लेना होगा। OP1 एक वेक्टर हो गया, हमें क्या चाहिए, OP वेक्टर चाहिए, और OP2 OP1 गिवन है, और m/n का वैल्यू गिवन है। कोई भी एक चीज अननोन हो हम लोग उसे बता सकते हैं। सो P डिवाइड्स P1 and P2 in m/n रेशियो। ठीक है, अब हमें ये पता है कि OP1 देखिए प्लस P1 P2 क्या होना चाहिए था, OP2 होना चाहिए था। और उसी तरह अगर हम लोग OP1 लिख रहे हैं प्लस P1P लिख रहे हैं तो ये OP आ जाएगा। तो हमें P1P का वैल्यू चाहिए, क्योंकि OP1 तो हमें पता है। तो देखिए P1P जो है, इसमें P1P हम लोग P1 P2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, सम के टाइम्स। क्यों, क्योंकि देखिए P1P वेक्टर और P1 P2 वेक्टर दोनों क्या है, कोलिनियर है। और अगर दोनों कोलिनियर है तो बस लैम्डा का मींस के टाइम्स का कोई डिफरेंस होगा, कोई कांस्टेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एक डिफरेंस होगा। तो यही है। और ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि रेशियो वाइज भी तो सभी के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो वहां से ये रिलेशन आता है। कोई भी कोलिनियर वेक्टर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए लेंथ क्या है, हमें बस लेंथ ही देखना है, के का वैल्यू क्या होगा, P1 P2 का लेंथ और P1 P का लेंथ का रेशियो होगा। तो P1 P2 अगर m प्लस n है टोटल कंप्लीट, तो ये क्या होगा, n टाइम्स होगा P1 P2 का। तो ये हो गया P1 P, बस एकदम डायरेक्ट है। n टाइम्स m प्लस n से डिवाइड करना है, और P1 P2, ये आपका आ गया P1 P वेक्टर। अब हमें इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो OP1 प्लस n बाई m प्लस n P1 P2 इक्वल टू OP, OP वेक्टर है। अच्छा, P1 P2 अगर हम लोग पहले वाले इक्वेशन रिलेशन से जाए तो ये OP2 माइनस OP1 है, तो OP1 प्लस n टाइम्स OP2 माइनस OP1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल टू P1 OP, OP वेक्टर। अब देखिए जो ये OP वेक्टर है, अब इसे सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, यहाँ पे m प्लस n लिख देते हैं, OP1 टाइम्स प्लस n टाइम्स OP2 माइनस OP1
देखिए n टाइम्स ये वाला और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में m प्लस n है, तो OP हमें क्या मिल रहा है, m OP1 n टाइम्स OP2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। और अगर हम लोग ध्यान दें तो यही हम लोग ने वहां भी पढ़ा था 2D प्लेन में कि कैसे दो लाइन सेगमेंट m/n में जो डिवाइड हो रहा है तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही एक तरह से वो पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट में कोई खास अंतर नहीं है, बस ये वेक्टर फॉर्म में है और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में है। ठीक है, तो OP हमें मिल गया। यही चीज अगर एक्सटर्नल सेक्शन होता तो हमें फॉर्मूला पता ही है। अगर इस तरह से है P1, यहाँ P2 है और यहाँ P है, और देखिए ये हो जाएगा m/n के रेशियो में। तो ये n है और ये m है। ठीक है, तो हमें OP क्या मिलेगा, n को p से मल्टीप्लाई करिए, OP2 जो इसका पोजीशन वेक्टर है, माइनस m टाइम्स OP1 डिवाइडेड बाय n माइनस n, या फिर m माइनस n करेगा तो ऊपर भी आपको m को पॉजिटिव और n को नेगेटिव करना होगा, सेम चीज है। तो ये हमारा रहा वेक्टर कैसे रहेगा, OP वेक्टर एक्सटर्नल सेक्शन के लिए और इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ तक एक बेसिक जो है वेक्टर का कैसे आपको डील करना है वो कंप्लीट होगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे इसके प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इन सब प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट में जैसे हम लोगों ने अभी देखा कुछ स्केलर प्रोडक्ट देखे थे, लेकिन वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मीन्स वो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर, नहीं कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए वेक्टर बी दो तरीके से मल्टीप्लाई होता है, एक है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, दोनों एक ही नाम है और ये सबसे आसान है प्रोडक्ट। देखिए अगर आप ए वेक्टर है A1i प्लस A2j प्लस A3k और बी वेक्टर है B1i प्लस B2j प्लस B3k, देन A डॉट बी, देखिए डॉट लिखना है इस तरह से, क्रॉस नहीं करना है, वो गलत है। तो A डॉट बी आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा A1 B1, जे का जे के साथ, A2 B2 और के का के साथ। और क्यों इसको स्केलर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई वेक्टर नहीं बचता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये अगर स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर के जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है इस डॉट प्रोडक्ट में। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली समझें तो कुछ ऐसा है डॉट प्रोडक्ट, मान लीजिए एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, हम लोग एक ड्रॉप करते हैं तो ये लेंथ हो जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, और इनटू ए मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये क्या बता रहा है, देखिए ए डॉट बी हमें क्या बता रहा है, प्रोजेक्शन है एक तरह का, बी का प्रोजेक्शन ए पे, लेकिन ए के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होके, तो ये ए बी कॉस थीटा कहलाता है, जहाँ ए क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज बी, और थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं पहले, ठीक है। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उसके बीच का एंगल दिया हुआ है, आप सीधा ए बी कॉस थीटा लिखिए, आ गया। या तो फिर अगर वो आई जे के फॉर्म में है, अपने कंपोनेंट के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, आई का कंपोनेंट जे का और के का, तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करिए ए और बी का आई के साथ, उस तरह से भी आप, ये दो तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, इसे प्रोजेक्शन जब मैं बता रहा था तो इसे प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि देखिए प्रोजेक्शन में मान लीजिए ये वेक्टर है, कोई भी वेक्टर ए है, बी है, हाँ, और यहाँ पे ए है, तो हम लोगों को अगर प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा का वैल्यू हमें चाहिए, इस बी कॉस थीटा।
और कॉस थीटा कैसे आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए डॉट बी। अगर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो मॉड ऑफ ए डॉट बी क्या देगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। हाँ, और ये वो तो वन हो जाएगा। हाँ, देखिए मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये हमें मिल जाएगा। देखिए b यहाँ ऊपर मिल जाएगा, फिर से a इंटू बी कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय हमें ए बी कट गया, b कॉस थीटा आ रहा है डायरेक्ट। तो हमें कॉस थीटा एक्चुअल में चाहिए। देखिए b अगर वेक्टर दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉस थीटा के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करके फिर उसी के मॉड से डिवाइड करेगा तो आपको कोसाइन मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। कभी भी जैसे अगर दो वेक्टर का एंगल पूछा जा रहा है दोनों के बीच में, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अगर ये आपको जानना है तो सिंपल क्या करिए, ए डॉट बी कर दीजिए, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, उसके मॉड से उसे डिवाइड कर दीजिए। हमें क्या मिलेगा, कोसाइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा। थीटा नहीं मिल रहा अभी, उसे कॉस इनवर्स लेना होगा, फिर हम बता सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि वो कौन सा एंगल है, थीटा का वैल्यू क्या है। ओके, इफ थीटा इज जीरो, अगर थीटा जीरो आ रहा है तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, और अगर ए डॉट बी ये जीरो आ रहा है, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, तो उस केस में परपेंडिकुलर वेक्टर कहलाएगा। देखिए अगर थीटा इक्वल टू जीरो आ रहा है तो एक और चीज हमें जानना जरूरी है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इक्वल टू ए डॉट बी, क्योंकि कॉस जीरो वन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस जीरो वन है तो हम लोग सीधा डॉट प्रोडक्ट लीजिए, चाहे आप उसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों वेक्टर को, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। अच्छा, अगर थीटा का वैल्यू पाई है तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा नेगेटिव मिल जाएगा। तो यही मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इक्वल टू ए डॉट बी माइनस के बराबर हो जाएगा। तो ये भी को एंटी पैरेलल है, अगर हम लोग इसे बोले तो एंटी पैरेलल वेक्टर। ये कुछ एक तो बेसिक है कि हमें पता है कि ये थीटा 0, 90 और पाई पे क्या क्या वैल्यूज होंगे। इसके अलावा कोई भी वैल्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं थीटा के। ठीक है, नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे ए डॉट बी है तो ये कम्यूट करेगा, आप इसे लिख सकते हैं बी डॉट ए। आप एसोसिएट भी कर सकते हैं, ए डॉट बी प्लस सी है, तीन वेक्टर है, देन डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो आप ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर, तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर है बी प्लस सी और उसमें डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट का है। ठीक, दो डॉट प्रोडक्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक बार स्केलर क्वांटिटी हो गया तो वो स्केलर हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज हो गया। इसे देखिए, हम लोगों ने देखा डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे उसे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, उसी तरह इसे वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए क्रॉस इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रॉस वर्ड यूज करेंगे, उसमें डॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉट, ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना 2 क्रॉस 3 या 2 डॉट 3 दोनों सेम होता है, वेक्टर में ये दोनों डिफरेंट है। इसे वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू वो वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो सी एज ए वेक्टर, हमें मान लीजिए दो वेक्टर है उसके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो ये हो गया। इस तरह से लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, रिजल्ट वेक्टर होगा। जैसे कि ए डॉट बी जब करते थे तो ये सी वेक्टर नहीं है, ये कोई क्वांटिटी मिलता था हमें। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगा और क्रॉस प्रोडक्ट से हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। अब इसके ज्योमेट्रिकल एक्सपेक्ट को देखें कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, कोई भी वेक्टर बी है, ए क्रॉस बी ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये हमें देगा वेक्टर सी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जो वेक्टर सी होगा ये परपेंडिकुलर टू ए भी होगा और ये परपेंडिकुलर टू बी भी होगा, दोनों वेक्टर से ये परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो यही हमारा वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। देखिए इसका एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें तो
वेक्टर प्रोडक्ट का मॉड ऑफ सी अगर हम लोग लिखते हैं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ये साइन थीटा है वो इसलिए क्योंकि देखिए मान लीजिए वेक्टर बी है तो ये बी साइन थीटा बी साइन थीटा बी वेक्टर है ये ए वेक्टर है। तो सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यही होगा बी साइन थीटा इंटू ए। अच्छा ये क्या कहलाता है ये देखिए अगर आप इससे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो इसका एरिया क्या होगा ए इंटू बी साइन थीटा होगा और अगर हम लोग हाफ कर देते हैं तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बताता है। ठीक है तो यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ ए बी ए क्रॉस बी है उसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का। और एरिया भी एक वेक्टर की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर है किसी भी प्लेन से तो वो भी ए क्रॉस बी आता है। ओके तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन साइड। अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो कभी भी किसी भी एंगल जैसे हम लोग कॉस थीटा निकालते थे डॉट प्रोडक्ट से वैसे ही साइन थीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी करके। और यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड अप्लाई करिए और यहाँ साइन थीटा तो अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालना है और साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। पैरेलल वेक्टर हमें क्या मिलेगा ए क्रॉस बी जीरो क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है तो ये 0 मिलना ही है। परपेंडिकुलर होगा देन ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो साइन 90 डिग्री हो गया साइन 90 डिग्री 1 होता है तो इसीलिए ये दोनों डायरेक्ट इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया परपेंडिकुलर वेक्टर पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है कैसे कैसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि देखिए डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान था हम लोगों ने A1 A2 B1 B2 C1 C2 कर दिया लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। A1 A2 A3J उसी तरह बी वेक्टर लीजिए B1 प्लस B2 प्लस B3 के। अब हमें क्या लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो A क्रॉस B आई डिटर्मिनेंट लिखिए J के यहाँ आ जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है हमें तो सबसे पहले देखिए आई जे के अबाउट एक्सपेंड करिए तो आई A2 A3 B2 B3 फिर माइनस जे लिखिएगा और फिर हमें लिखना होगा A1 B1 A3 B3 और प्लस के प्लस माइनस प्लस होता है ध्यान रखिए A1 A2 B1 B2। तो ये क्या आ जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3 आई इसे पलट के लिख देता है तो B1 A3 माइनस A1 B3 J प्लस के A1 B2 माइनस B1 A2 के वेक्टर। तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए और क्रॉस प्रोडक्ट को एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड ही अप्लाई करिए। मैं आपको साइक्लिक प्रोसेस भी बता रहा हूँ जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है पॉजिटिव उसे भी बता रहा हूँ एग्जैक्टली। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं देखिए कैसे आई लिखिए जे लिखिए और के लिखिए इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रन करिए इसे। तो हमें क्या निकालना था ए क्रॉस बी तो ये हो जाएगा A1I प्लस A2J प्लस A3K क्रॉस B1I प्लस B2J प्लस B3K।
ये आपको खुद ही लगेगा डिटरमिनेंट मेथड आसान है। सबसे पहले देखिए आई क्रॉस आई, वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि पैरेलल वेक्टर है। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे पैरेलल वेक्टर जीरो देगा, लेकिन परपेंडिकुलर वेक्टर हमें वैल्यू देगा। तो आई क्रॉस से, देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो के मिलेगा, जे क्रॉस के आई मिलेगा, के क्रॉस आई जे मिलेगा। अगर हम लोग इसी को पलट दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के। तो सेम चीज को हम लोगों ने रिवर्स किया, ऑर्डर में लिखा, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इसका भी ध्यान रखना है। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही काम करते हैं। तो सबसे पहले आई और ए वन बी वन जीरो हो गया, क्योंकि आई क्रॉस आई है। तो हमें क्या लिखना है, देखिए आई क्रॉस जे, तो ए वन बी टू के आ जाएगा। नेक्स्ट है ए आई क्रॉस के है, तो आई क्रॉस के देखिए माइनस जे देगा, तो माइनस ए वन बी थ्री जे। फिर जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई तो हमें माइनस के देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए टू बी वन के। फिर जे क्रॉस जे जीरो, फिर यहाँ पे देखिए आई मिलेगा जे क्रॉस के, तो यहाँ प्लस ए टू बी थ्री आई। अब लास्ट बचा है ए थ्री के क्रॉस आई, जे मिलेगा ए थ्री बी वन जे। फिर के क्रॉस जे उल्टा है, देखिए के क्रॉस जे उल्टा चल रहा है, तो माइनस आई मिल जाएगा बी टू ए थ्री जे। तो अब हम लोग को इसे कंबाइन करना है, एक मिनट आई आएगा यहाँ पे। इसे कंबाइन करते हैं, तो देखिए आई का वैल्यू यहाँ है ए टू बी थ्री माइनस बी टू ए थ्री आई, और यहाँ पे जे का वैल्यू में आ रहा है हमें ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री जे। और लास्ट वैल्यू है के के लिए, वो है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन के, जो कि सेम है। लेकिन थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, आपको ये बनाना होगा, और ठीक है वहां भी डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता है, और फिर इसको आगे सॉल्व करते रहेंगे। मैं बेस्ट यही सजेस्ट करूंगा कि इसमें गलतियां कम होती है। आप ही आपको डिटर्मिनेंट प्रोसेस फॉलो करना है। डिटर्मिनेंट आपने चैप्टर भी देखा है, काफी उसकी यूज टू भी है, तो यही प्रोसेस अप्लाई करिए। और इसमें डिटर्मिनेंट प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि दो वेक्टर सेम आ रहे हैं, तो दो रो सेम हो गए, डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगा, यही कारण है कि पैरेलल वेक्टर जीरो देता है। तो दोनों प्रोसेस देख सकते हैं, जिसे यूज करना आप करिए। अगर छोटा वेक्टर है तो ऑब्वियसली आप डिटर्मिनेंट की जगह आप डायरेक्ट इसी को यूज करिए। जैसे दो ही वेक्टर है आई और जे के फॉर्म में, तो डायरेक्ट आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, वहां पे वो कम टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देखा पैरेलल परपेंडिकुलर के लिए। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह सिंपल सा, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए टू आई है प्लस थ्री जे है क्रॉस थ्री आई माइनस टू जे। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलेगा, देखिए आई इंटू आई जीरो, तो माइनस फोर आई क्रॉस जे, तो माइनस फोर के। और फिर ये थ्री जे क्रॉस आई, तो ये भी माइनस दे देगा नाइन जे माइनस थर्टीन, जे क्रॉस आई के आएगा माइनस थर्टीन के। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। आप इसे अगर इस तरह से करना चाह रहे हैं तो एक साइड तो आपका जीरो मिलेगा, फिर देखिए यहाँ पे थ्री माइनस टू, ये भी जीरो। डिटर्मिनेंट निकाले ना, इस कॉलम के अबाउट भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, तो इसी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि आई जे के अगर रो के अबाउट करेंगे तो ये तो जीरो है ना, पूरा जीरो बना देगा। तो के आ जाएगा माइनस टू क्रॉस टू माइनस थ्री क्रॉस थ्री, नाइन माइनस फोर माइनस नाइन माइनस फोर माइनस थर्टीन के। तो डिटर्मिनेंट प्रोसेस भी एक हार्ड तो है नहीं, दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना। और वेक्टर में जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है स्केलर
ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें देखिए 3 वेक्टर है, इस तरह से लिखा रहता है a डॉट b क्रॉस c। तो b क्रॉस c से हमें क्या मिलेगा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा जो b और c दोनों से परपेंडिकुलर है, और वो मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट a के साथ। तो हमें क्या मिलना है, स्केलर वैल्यू, क्योंकि लास्ट में डॉट प्रोडक्ट होगा, तो स्केलर वैल्यू हमें मिलेगा। और ये स्केलर वैल्यू क्या बताता है, देखिए पैरेलल पाइप्ड, मान लीजिए कि एक पैरेलल पाइप्ड एक वॉल्यूम है, एक 3D जैसे क्यूब कैसे होता है उसी तरह क्यूबॉइड की तरह एक पैरेलल पाइप्ड है जो किसी भी एंगल में हो, ए बी सी। तो बी क्रॉस सी और उसके डॉट से अगर हम लोग ए लेते हैं तो ये वॉल्यूम बताता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बी क्रॉस सी से बी, इसका एरिया वेक्टर मिलेगा बी क्रॉस सी का, और जब हम लोग डॉट लेंगे तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा कंप्लीट इस स्पेस का। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे कैसे सॉल्व करना है, तो मान लीजिए कि ए वेक्टर है a1 b a2 a3 i j k के में, b है वही b1i b2j b3k एंड c is c1i c2j c3k। देन एसटीपी हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसे एसटीपी बोलेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देन एसटीपी ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज रिटन एज ए बी सी, इस तरह से लिखा रहता है। और ये किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1, क्योंकि देखिए जब क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो मान लीजिए कि एक डी वेक्टर आएगा d1i प्लस d2j प्लस d3k, और जब डॉट लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, i का i के साथ मल्टीप्लाई होगा j के j के साथ। तो जो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करते थे उसमें i j के को अगर आप a1 a2 और a3 से रिप्लेस कर दीजिएगा तो वो डॉट प्रोडक्ट ले लेगा b1 क्रॉस c के साथ, b क्रॉस c के साथ लेगा। ओके, तो देखिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होगा b और c में, जैसा भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और ये डॉट हो जाएगा a1 a2 a3 में। तो हमें क्या मिलेगा, इसी का डिटर्मिनेंट है जैसे सॉल्व किए थे, b2c3 माइनस c2b3 माइनस a2 b1c3 माइनस c1b3 प्लस a3 b1c2 माइनस c1b2। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए एबीसी का, वही है। अच्छा, डिटर्मिनेंट में हम लोग जानते हैं कि अगर आप 2 रो चेंज करते हैं तो उससे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बदलता नहीं है। तो हम लोग ये भी लिख सकते थे इसे b1 b2 b3 c1 c2 c3, हम लोगों ने 2 रो चेंज किया है, देखिए साइक्लिक ऑर्डर पे चेंज है। तो b1 a3 के साथ स्विच किया, फिर जब a b1 b वेक्टर a के साथ स्विच किया है और फिर a वेक्टर c के साथ स्विच किया है, तो फर्स्ट स्विच नेगेटिव वैल्यू देगा, सेकंड स्विच नेगेटिव फिर से देगा लेकिन वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a b c, एकदम साइक्लिक ऑर्डर पे लिखना है, b c a देन सी ए बी, ये तीनों के वैल्यू, और फिर वापस से साइक्लिक के ऑर्डर पे ए बी सी हमें वापस से मिल जाएगा। तो इन तीनों का एसटीपी सेम होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये देख लीजिए, और इसका भी यानी कि मेन एम क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बताना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि वेक्टर प्रोडक्ट का था वो एरिया बताता है, एरिया वेक्टर ये वॉल्यूम बताएगा, और डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन है। देखिए अगर इसका और एप्लीकेशन हम लोग देखें तो एक एप्लीकेशन आता है कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर, जैसे कोलिनियर हम लोग कहते थे कोलिनियर पॉइंट है, तो उसी तरह कोप्लेनर वेक्टर भी हम लोग कहते हैं। तो या तो देखिए 3 पॉइंट्स, 3 पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज कोप्लेनर, आप 3 पॉइंट्स से हमेशा एक ट्रायंगल बना सकते हैं और वो क्या है, प्लेन है। लेकिन अगर 4th पॉइंट है 3D स्पेस में तो हमें दिक्कत करेगा। तो या तो 3 वेक्टर हो गए,
3 वेक्टर का मतलब क्या है, तीनों के पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो कोइनिशियल पॉइंट एक पॉइंट हो गया और 3 हेड पॉइंट हो गए, कुछ इस तरह से। तो एक ही चीज है, या तो 3 वेक्टर ले या तो 4 पोजीशन वेक्टर ले। ओके, तो 4 पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, चारों के इनिशियल पॉइंट्स को आप जोड़ सकते हैं, या तो फिर 4 वेक्टर है सिंपल, तो 4 पोजीशन वेक्टर है तो आप उसके इनिशियल पॉइंट को जोड़िए, तो ए, यहाँ पे बी सी डी, तो ए बी ए सी ए डी, या किसी भी ऑर्डर पे आप ऐसे भी जोड़ सकते थे, डी ए डी बी डी सी डी ए डी बी एंड डी ए। ठीक है, तो आप ऐसे भी वेक्टर निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम ही आंसर आएगा। 4 पॉइंट को जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको 4 में से 3 लाइन चूज करने। कितने लाइन्स है यहाँ पे, 6 लाइन्स है। अगर हम लोग देखें तो 4 प्लस और 2 डायगोनल 6 है, 6 में से किसी भी 3 को चूज करना है, एक ही आंसर आएगा। और इनका एसटीपी अगर 0 आता है तो वो कोप्लेनर होगा, और इसे हम लोग डायरेक्ट उसी पैरेलल वॉल्यूम से कनेक्ट कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो चारों पोजीशन वेक्टर है वो पैरेललोपाइड नहीं बना पाएंगे, वो एक ही प्लेन पे है, तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, और यही कारण है एसटीपी 0 आना चाहिए। ओके, 4 पॉइंट है तो उसके एक इनिशियल पॉइंट से सभी के वेक्टर को सॉल्व कर दीजिए। आगे तो पहले वेक्टर निकालिए, फिर उसके एसटीपी को निकालिए, और अगर उसका एसटीपी 0 दिखा रहा है तो वो कोप्लेनर वेक्टर है। तो इसका एक सेकेंड एप्लीकेशन है जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का ही एक्सटेंशन है। ओके, तो ये हो गया एसटीपी। तो हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट होता है थ्योरी पार्ट वेक्टर का, और क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं।